नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो आपदा प्रबंधन चलने वाला है आज चैप्टर। और इस चैप्टर में आपदा प्रबंधन जो आप लोगों को पढ़ना है क्लास 10th में 6 चैप्टर है। कितना है? 6 चैप्टर पढ़ना है। और 6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैं इसी वीडियो में बता दूंगा जो केवल वीवीआई है। और यह ऐसा चैप्टर 6 चैप्टर है, काफ़ी जल्दी बच्चों को याद होता है ये आपदा प्रबंधन वाले क्वेश्चन। और अधिकांश क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा इससे। और टोटल क्वेश्चन टकराएगा, एक भी प्रश्न अलग से नहीं पूछा जाएगा। अगर हम टोटल करा देते हैं, आप लोग कर लेते हैं वीडियो लास्ट तक, तो दिक्कत कहीं से भी नहीं होगा, क्योंकि 6 चैप्टर एक बार में क्लियर कराएंगे। अधिक प्रश्न नहीं है, केवल वीवीआई है प्रश्न। तो चलिए, प्रथम चैप्टर में 2-3 प्रश्न है। प्रथम चैप्टर में 3 प्रश्न वीवीआई पूछा जाता है। कौन कौन? तो देखिए, प्रथम चैप्टर का नाम है, पहले तो पढ़ लीजिए, प्राकृतिक आपदा एक परिचय। इससे 3 प्रश्न पूछा जाता है हमेशा कि इनमें कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप, इसी प्रकार से पूछता है ये प्रश्न। तो कभी भी इसका जवाब दे करके आइएगा। आतंकवाद जो है वह प्रकृति द्वारा नहीं चलता है, ये मानव फैलाता है, इसलिए मानव जनित आपदा है। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। देखिए, सुनामी जो है ना, इस प्रकार से पानी के अंदर जब भूकंप आता है तो हम सुनामी कहते हैं। तो समुद्र में आना भूकंप को हम सुनामी कहते हैं। तो आपका उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। मात्र 3 प्रश्न है एक चैप्टर में, इस चैप्टर में, है ना। मैं आपको बताते चलूँगा, केवल वीवीआई प्रश्न है, अगर कर लेते हैं छूटेगा ही नहीं। 6 नंबर का आपदा प्रबंधन आपके सिलेबस में हर साल पूछा जाता है। चलिए अगला है, चलिए इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, महामारी, उपयुक्त सभी। महामारी बोले तो जो कोरोना चल रहा है, तो मानव ही ना फैला है कोरोना। चाइना के कोई नालायक था, वो चमगादड़ खा लिया, उसी से कोरोना फैल गया, है ना। उसके चलते पूरा देश बर्बाद चल रहा है, पूरा देश में लॉकडाउन चल रहा है। तो ये महामारी क्या हो गया? कोरोना। तो ये भी मानव हो गया। आतंकवाद क्या? आतंकवादी कौन होता है? मानव होता है। दंगा करा दिया, फसाद कर दिया, ये भी मानव। तो आपका उपयुक्त सभी। तो मात्र 3 ही प्रश्न पूछते हैं इससे, इस चैप्टर से। अगला चैप्टर देखते हैं। 6 चैप्टर क्लियर कराना है, अधिक प्रश्न नहीं है, घबराइए नहीं। मेरे यहाँ विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। और आपको विश्वास नहीं होता है तो मेरे यहाँ के पुराने स्टूडेंट से आप लोग पूछिए कि कैसे पढ़ाई होती है मेरे यहाँ और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल प्रश्न टकराएगा आपको, मैं आपको बता दूं। दूसरा चैप्टर है प्राकृतिक आपदा प्रबंधन और बाढ़ और सुखाड़ के बारे में। प्रथम प्रश्न पूछता क्या है, नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? यहाँ दिया है क्या? जल की अधिकता हो जाती है। दूसरा दिया हुआ है कि नदी के तली में अवसाद जमा हो जाना, जैसे कि इस प्रकार के नदी होता है ना, उसके तली में गाद जमा हो जाना, इस प्रकार से तो पानी ऊपर है, ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, और तीसरा है वर्षा की अधिकता। तो तीनों कारण जो है वह हो जाएगा, आपका उत्तर तीनों हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। यहाँ आपका उत्तर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, सुनिएगा अच्छे से। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं आपदा प्रबंधन के, बच्चों को याद करना, रटना नहीं पड़ता है, हमेशा आपको याद हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं। तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार। आप सभी को पता है कि बिहार में किधर बाढ़ आती है। उत्तर बिहार में सबसे अधिक बाढ़ की संभावना बनी रहती है। याद है ना आप सभी को, सबसे अधिक उत्तरी बिहार में बाढ़ आती है। हम लोग उत्तरी बिहार में, हम खास करके मुजफ्फरपुर जिला उत्तरी बिहार में आता है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? शोक बोलते हैं जो बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ लाने का काम करता है, तबाही लाता है, फसल बर्बाद कर देता है। गंगा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, पुनपुन नदी। भैया क्या मारिएगा, कभी भी कोसी नदी मार के आइएगा, ये बिहार का शोक कहलाता है। क्या कहलाता है? बिहार का शोक कहलाता है कोसी नदी को। और पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। याद रखिएगा ये भी प्रश्नों को। ठीक है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है? वर्षा की कमी, भूकंप का आना, बाढ़ आ जाना, ज्वालामुखी क्रिया। भूकंप से सूखा का कोई मतलब है नहीं ना, है गर्मी पड़ना।
बाढ़ से सूखा आएगा हो, नहीं ना आएगा, ये गलत हो गया। ज्वालामुखी से नहीं होगा, तो वर्षा की जब कमी हो जाएगी तो सुखाड़ पड़ जाता है। तो लोग कहता क्या है कि सूखा पड़ गया है, बारिश हो ही न रहा है, भगवान कहाँ है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे भावनाएं मन में बैठाइए और जीवन से जोड़ करके पढ़ाई कीजिए, आपको हमेशा याद होगा। ठीक है, बाढ़ क्या है, प्रकृति आपदा है, मानव जनित आपदा है और सामान्य आपदा है, इनमें से कोई नहीं। बाढ़ क्या है भैया, बाढ़ जो है ना, याद रखिएगा, ये प्रकृति के द्वारा दिया हुआ आपदा है। बाढ़ मानव नहीं करता है कि चलो तुम्हारे एरिया में हम बाढ़ भेज देते हैं, तुम तबाह हो जाओ, ऐसे तो होता नहीं है। तो यहाँ आपका हो गया प्रकृति आपदा है। ठीक है, बाढ़। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, धीरे धीरे और इनमें से कोई। सुखाड़ कैसे पड़ता है, खेत जो है उसमें पानी, दरारें फट जाती है तो पानी नहीं होता है, धीरे 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 सुखाड़ आता है। आपका उत्तर सी हो जाएगा। और जिन बच्चों ने सी बताया अच्छा जा रहा है आपका, इसी प्रकार से परफॉर्मेंस दीजिए आप सभी को ही। सूखा किस प्रकार की आपदा है, प्रकृति आपदा, मानव जनित, समान आपदा, इनमें से कोई नहीं। सूखा कौन देता है, मानव कहता है कि चल तुम्हारा खेत में सुखाड़ पड़ जाएगा, ऐसे नहीं ना होता है, ऐसे कहीं भी नहीं होता है, तो मानव जनित होगा ही नहीं, सामान्य आपदा के अंतर्गत आता ही नहीं है। मतलब सूखा क्या प्रकृति की चीज है। आपका उत्तर 7 का ए हो जाएगा। आप सामान्य आपदा समझते हैं, माने छोटा मोटा कोई प्रभाव नहीं पड़े, लेकिन सूखा से काफ़ी फसलें नुकसान हो जाती है, फसल होता ही नहीं है दोस्त। ठीक है, तीसरा चैप्टर देख लीजिए। चैप्टर 6 चैप्टर करना है, केवल वीवीआई कराएंगे, फालतू का समय बर्बाद नहीं करेंगे आपका। प्रश्न क्या है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, भूकंप केंद्र, अधिक केंद्र, अनुकेंद्र, इनमें से कोई नहीं। देखिए, भूकंप तो आता है, मान लीजिए पृथ्वी है, नीचे ही से ना आएगा भाई, इसी प्रकार से आएगा, नीचे ही से ना आएगा। तो जहाँ पे आता है उस केंद्र को क्या कहते हैं, जिस केंद्र पर आता है उस केंद्र को आप क्या कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, उस केंद्र को बोलते हैं, याद रखिएगा, अधिक केंद्र बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे सबसे फर्स्ट बार दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। अभी भी आया था, साइक्लोन आया था, तूफान आया था, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 2004 की बात है। कहाँ पे सुनामी आया था, पश्चिम एशिया, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी। तो सुनामी जो आया था ना, बंगाल की खाड़ी में आया था, याद रखिएगा सभी कोई, है ना, बंगाल की खाड़ी। लाइक कर दीजिएगा आप सभी कोई, और वीडियो खत्म होते ही दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा कि लो दोस्त, ये तेरे लिए है। ठीक है, तो भी पढ़ लो। दूसरे की भला करने से खुद का भला होता है, पढ़ाई बांटने से पढ़ाई बढ़ती है। ठीक है, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ती है। चलिए, प्रश्न है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जानते हैं। सबसे पहला तरंग, प से पहला, प से पी का पी, पी बोले तो पी तरंग, पी वेव बोले तो क्या, प्राइमरी तरंग। आपका उत्तर ये हो जाएगा। एस बोलते हैं सेकेंडरी तरंग, मतलब द्वितीय तरंग बोलते हैं इसको। ठीक है, आपका उत्तर यहाँ ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को क्या कहते हैं। ये महासागर है, ठीक है, इसके नीचे में कंपन हो रहा है, मतलब क्या है, भूकंप हो रहा है। क्या हो रहा है, भूकंप। तो महासागर में जब भूकंप होता है तो उसको हम भूकंप बोलते हैं, चक्रवात, सुनामी क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं उसको। ठीक है ना, बेटर है। चलो भाई, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर कौन सा है। देहरादून, रांची, हैदराबाद, चेन्नई। जहाँ पे हमेशा भूकंप आते रहता है, बिना बोले कहता है कि हम आते हैं, है ना, आते हैं, कहता तो नहीं है। तो देहरादून आपका उत्तर हो जाएगा। सुनामी का संबंध है, सुनामी स्थल पर आता है, नहीं ना आता है दोस्त, नहीं आता है। आसमान में आता है सुनामी, कि भाई आसमान में सुनामी चल रही है, ऐसा कहीं नहीं होता है। समुद्र में सुनामी आती है, आपको याद रखना है। आपका उत्तर बी हो जाएगा। चलिए, चौथा चैप्टर पाइए, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। चौथा चैप्टर पढ़ना है। देखिए, जो भी कराया जाएगा वीवीआई प्रश्न कराया जाएगा, इसमें मात्र 6 प्रश्न वीवीआई पूछता है इस चैप्टर में। चैप्टर में क्या है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना चाहिए, बताइए हो। ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव से बाहर जहाँ है वहीं स्थान पर, गलत बात, खेत में जाइएगा, नहीं ना, ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाएंगे। ठीक है, आपका उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। मलबा समझते हैं, मान लीजिए कि आप घर में हैं, ठीक है,
और आप नहीं, सॉरी, नहीं तो आप गुस्सा आ जाएगा आप सभी को। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति घर में है और भूकंप आया, टूट गया, घर टूट गया, उसी में दबा गया। तो दबा जाता है कोई व्यक्ति ना मकान से या पेड़ पौधे से, तो उसको बोलते हैं मालवा। मिट्टी से दबा गया तो मालवा के नीचे जो लोग दबा जाते हैं उसको किस यंत्र से पता लगाते हैं? दूरबीन से, हेलीकॉप्टर से, इंफ्रारेड कैमरा या टेलीस्कोप से। देखिए, मालवा के नीचे कोई भी चीज़ अगर दबाता है तो वह इंफ्रारेड कैमरा से उसका पता लगाया जाता है। और इंफ्रारेड कैमरा जो है वह सोनार नाम का एक यंत्र है, उसमें लगा रहता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आग से जलन की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या करेंगे? मान लीजिए किसी व्यक्ति को आग से हाथ जल गया, ठीक है, ठंडा पानी डालिएगा या गर्म पानी डालिएगा? ऐसा तो कभी मूर्खई नहीं करना है किसी को कि गर्म पानी डाल दो भाई, एक तो आग लगी है उसी पर गर्म पानी डाल दो, बेचारा अस्पताल पहुंचाना। अरे प्राथमिक उपचार पूछ रहा है दोस्तों, है ना, तो अस्पताल पहुंचाना प्राथमिक उपचार नहीं होता है। घर पे कुछ ना कुछ कर लीजिए ताकि बेचारे को जो जरा है उससे ठंडक महसूस हो। तो सबसे पहले पानी डालो भाई, है ना, ताकि उसको जलन जो है वह कम हो, बर्दाश्त करे व्यक्ति। ठीक है, आपका थ्री का उत्तर ए हो जाएगा भैया। चलो भैया अगला प्रश्न है कि बस्ती, चौथा चैप्टर चल रहा था, हाँ, बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र बुलाइएगा। मान लीजिए कि कोई बस्ती है, झोपड़पट्टी, उसमें आग लग गया तो अग्निशामक यंत्र बुलाइएगा, दरवाजे खिड़कियां लगा दीजिएगा या आग बुझाने का इंतजार कीजिएगा। इनमें से कोई नहीं, क्या कीजिएगा आप? तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग गांव देहात में हैं तो पानी डालने का काम करते हैं खुद से, है ना। और सबसे पहला काम आप लोग कह दीजिए कि अग्निशामक यंत्र को कॉल कर दीजिए, बुला लीजिए और तब भीड़ रहिए, उसी में पानी पटाते रहिए, खुद बचाव करते रहिए खुद से, तब तक ये अग्निशामक यंत्र आएगा। लेकिन अधिकांश दोस्तों देखा गया है कि जब तक यंत्र आया, अग्निशामक गाड़ी आया, तब तक इधर स्वाहा हो जाता है, ऐसा स्थिति बना होता है। चलिए प्राकृतिक, उसके बाद पांचवा चैप्टर है आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी, रेडियो। इस प्रकार के प्रश्न पूछे तो मोबाइल मानिएगा, है ना। सबसे लोकप्रिय मतलब क्या? लोगों के लिए प्रिय है, आपके लिए प्रिय है मोबाइल। दिन रात मोबाइल में लगे रहते हैं बच्चे लोग, ठीक है, हम भी लगे रहते हैं भाई। कोई ना कोई न्यूज़ देखा जाता है या आप लोग पढ़ाई करते हो। आप लोग देखो भाई, पढ़ाई ही करना, दूसरा कुछ नहीं। वीडियो फिल्म अभी उसके फिर में नहीं पढ़ना, आप लोग केवल पढ़ाई करना है, ठीक है ना। फिल्म तो देखने का बहुत समय है आप लोगों के लिए। सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए। हाँ, फिल्म की बात करें तो काफ़ी लोग का माइंड में आया होगा कि हम भी फिल्म देखते हैं, लेकिन आप लोग सप्ताह में 7 दिन में एक दिन फिल्म जरूर देख लीजिएगा। सप्ताह में एक बार रविवार के दिन एक फिल्म देख लीजिएगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा फ्रेशिंग के लिए। उसके बाद एक दिन भी नहीं देखना है, मात्र एक दिन ही देखना है सप्ताह में, ठीक है। तो आपका उत्तर 5 का हो जाएगा क्या? हाँ सॉरी, आपका उत्तर 2 का उत्तर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। सॉरी, यहाँ पे सी अभी नहीं देखा। रिमोट सेंसिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रिमोट सेंसिंग के लिए, हाँ, ये किया जाता है संसाधनों को खोजने के लिए, ठीक है। आपका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न, कि समान संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? संचार व्यवस्था कैसे बाधित हो जाता है? जैसे कि आप मोबाइल से बात कर रहे हैं तो टावर के द्वारा ना बात करते हैं, टावर रहता है तो बात होता है किसी से, और नहीं तो नहीं रहता है। तो बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो केबल टूट जाना, संचार के टावर की दूर होना, दूरी से मतलब नहीं होता है, ठीक है। टावरों की ऊंचाई में कमी, ये भी गलत बात है। इनमें से कोई नहीं, क्या है? केबल टूट जाएगा। जैसे टावर है, टावर में का केबल टूट गया तो बात होगी नहीं ना होगी, कहोगे कि भाई टावर नहीं है मेरे एरिया में इसलिए आवाज़ सही से नहीं जा रहा है, केबल टूटा रहता है। चलिए आज का लास्ट चैप्टर है छठा चैप्टर। इस चैप्टर में आपको मात्र 9 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रकृति आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। क्या मारिएगा? आग लगता है कोई ना कोई मानव के गलती से ही लगता है, तो होगा ही नहीं, ठीक है। बम विस्फोट मानव ही बम विस्फोट कराता है। रासायनिक दुर्घटना जो मिथाइल एसोसिएट का रिसाव हुआ था भोपाल में 1984 में,
ये भी मानव ही किया था। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, भूकंप हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन कीजिएगा, वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो अंडाकार। अंडाकार कहीं भवन देखे हैं? हाँ देखे होइएगा, गोल घर एक है लेकिन अंडाकार नहीं है, थोड़ा सा दूसरा तरीका से है बनाया गया है अनाज रखने के लिए। त्रिभुजाकार नहीं, चौकोर आयताकार। अब चौकोर आयताकार में क्या मार करके आइएगा, याद रखिए आयताकार मार के आइएगा, चौकोर ये शब्द नहीं, ठीक है, आपका आयताकार हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढाल के मकान। देखिए भूस्खलन जहाँ पे होता है, भूस्खलन समझते हैं नहीं समझते हैं, तो समझिएगा मेरी बात ध्यान से। मान लीजिए कि ये पहाड़ है, ठीक है, यहाँ से पत्थर उत्थर रहता है ना पहाड़ पर, आप यहाँ पे घर बना लिए, आप इस पहाड़ी इलाका में यहाँ पे आप घर बना लिए, तो ऊपर से जय ही मिट्टी घसकेगा तो इसको क्या करेगा, इसको तोड़ते हुए नीचे की ओर ले जाएगा, ठीक है, तो घर टूट जाएगा। वही इसी को बोलते हैं भूस्खलन वाले क्षेत्रों पर ढलान पर मकान का निर्माण क्या है, उचित है? नहीं, अनुचित है। क्या है? अनुचित है। बहुत अच्छी बात है, आपका उत्तर भी हो गया। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए, समुद्री तट के निकट, समुद्र तट से दूर, समुद्र तट से ऊंचाई पर, और इनमें से कोई नहीं। जहाँ पे सुनामी आता है तो समुद्र तट से दूर घर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, दूर, सॉरी निकट हम मार दिए, दूर होगा, समुद्र तट से दूर घर बनाइएगा तो सुनामी प्रभावित नहीं होगा। चलिए, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होता है, फसल को, पशु को, भवन को, उपयुक्त सभी, सबको हानि होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ का रहा सबसे अधिक हानि, तो सबसे अधिक हानि फसल को होता है, फसल नुकसान हो जाता है, ठीक है। अगला है कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी में लवणीयता के कारण। तो जल के अभाव में होगा ना सुखाड़, उत्तर आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई, शेयर जरूर कर देना दोस्तों के पास, सब्सक्राइब करना है, लाइक कर देना है, वीडियो अच्छा लगा है तो समझा करके आप लोग को बता रहा हूँ मैं। महासागर के तल पर जो कंपन आता है, हिमस्खलन, चक्रवात, सुनामी क्या कहलाता है? बहुत अच्छी बात है, जिनका जवाब सी पड़ गया है, सुनामी। अगला है भूस्खलन है प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, समान आपदा, इनमें से कोई नहीं। भूस्खलन क्या है ये बताना है आपको, तो ये प्रकृति का चीज है ना, मानव कोई नहीं जाता है कि चलो तू यहाँ से भूस्खलन शुरू हो जाता है, यहाँ से हम धक्का दे देंगे भूस्खलन शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, प्रकृति आपदा हो गया, ठीक है। आज का लास्ट प्रश्न, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, क्या कारण है सुनामी? समुद्र में भूकंप आना, मैदानी क्षेत्र में भूकंप आना, पर्वत में भूकंप आना, नहीं, आपका उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। जिन्होंने ये बताया उनका सही गया। लाइक करके जाइएगा आप सभी को पूरे ईमानदारी से, और अपने फ्रेंड के पास जो ग्रुप बनाए हैं, आपका व्हाट्सएप जो ग्रुप है, जो आपके दोस्त जुड़े हैं, उस पर आप लोग सेंड कर दीजिएगा वीडियो को। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।